अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और साथ साथ लेक्चर्स जो हैं वो आप तैयार कर रहे होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक से कनेक्टेड है। मैं लास्ट टॉपिक का आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने जो है किया था वो था ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। स्टिल ये टॉपिक कंटिन्यू है। इसका हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। हमने ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट पढ़ लिया है। ये हमने अच्छी तरह से देखा था। लास्ट लेक्चर हमारा इसी पे था कि मैरीन इन्वायरमेंट में जिसमें सॉल्ट की मिकदार पानी की निस्बत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं स्पेशली फिशेस जो हैं वो किस तरह से अपने बॉडी के अंदर सोल्यूट्स और वाटर की रेगुलेशन को सरअंजाम देते हैं, ये हमने ब्रीफली पढ़ लिया हुआ है। अब हम जो है वो नेक्स्ट इसकी जो डोमेन है उसको देखते हैं। ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में हमने फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट को पढ़ना है कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। याद होगा आपको कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको ओस्मो रेगुलेशन ठीक से समझ में नहीं आया तो आगे वाले टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, आप तंग होंगे। सेम वही बात अभी तक ओस्मो रेगुलेशन पे ही हम खड़े हुए हैं। हम उसी की जो है डोमेन्स देख रहे हैं। ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में मैरीन और फ्रेश वाटर का क्या आपस में कंपैरिजन है पहले वो देखें। मैरीन वाटर जो है इसके अंदर सॉल्ट की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है और इसके अंदर जो है वाटर एज कंपेयर टू सॉल्ट वो कम होता है, जबकि फ्रेश वाटर में इसका उलट होता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, जो सॉल्ट्स हैं उनकी मिकदार कम होती है और जो वाटर कंटेंट है उसकी मिकदार ज्यादा होती है। अब मेरीन वाटर आप जानते हैं तमाम समंदरों में पाया जाने वाला पानी, और जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कौन सा है, समंदरों के अलावा तालाबों में, झीलों में, नहरों में, चश्मों के अंदर और दरियाओं के अंदर पाया जाने वाला सारे का सारा जो पानी है जो हम इस्तेमाल भी करते हैं वो फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और मैरीन वाटर इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं और इनके अंदर जो इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर का इन्वायरमेंट अलग है और मैरीन वाटर का इन्वायरमेंट अलग है। तो मैरीन वाटर का इन्वायरमेंट में और उसमें रहने वाले जानदारों को तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जानवरों से मुतालिक हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहने वाले जो जानवर हैं, जो जानदार हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट आपको इस पे लिख दिए हैं। आपने बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट बनाने हैं। आपकी बुक के अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स को हाईलाइट करें, पॉइंट बना लें। पहला पॉइंट है हमारे पास ओस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी इनकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा घुस जाता है। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में चूंकि वाटर की जो कैपेसिटी है, जो वाटर की अमाउंट है वो ज्यादा होती है बाकी सॉल्यूट्स से, तो इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो ज्यादा घुस जाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की मिकदार ज्यादा हो जाती है। इनकी बॉडी के अंदर अगर हम सिंपल वर्ड्स में फ्लूइड को कहें तो वाटर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। पहली बात, इनको फ्लडिंग का सामना रहता है। इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी चला जाता है। ये एक प्रॉब्लम है कि जानदारों की, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर जानवरों को अपनी बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स को रखना होता है। ये उस रेंज से ज्यादा पानी इनकी बॉडी में चला जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहने वाले जानवरों के साथ होता है वो क्या है कि ये जो है इनके बॉडी के अंदर जो है वो जो सॉल्ट इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जब इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा पानी आता है और वो बाहर निकलता है तो उनकी बॉडी से इनके बॉडी के लिए जरूरी जो नमकियात हैं, जो सॉल्ट्स हैं, उनको भी निकाल के ले जाता है। यानी एक तो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट आ नहीं रहा, उसकी जगह पे पानी ज्यादा आ रहा है। दूसरा, इनकी बॉडी से साल्ट निकल जाता है। ये प्रॉब्लम है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम है जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स को फेस करना पड़ती हैं।
जर्नली वैसे डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से बात करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिफरेंट एनिमल्स को देखेंगे। उसमें फिशेस हैं, उसमें इनवर्टिब्रेट्स हैं, और उसके अंदर जो है वो प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो फोकस करना ये जनरल पॉइंट्स हैं। इन दोनों बातों का यानी फ्लडिंग ऑफ वाटर और लॉस ऑफ सॉल्ट्स, इनका सामना फ्रेश वाटर में रहने वाले हर जानदार को होता है, ज्यादा या कम लेकिन होता है। तो इन दो प्रॉब्लम्स को जहन में रखेंगे कि बहुत ज्यादा पानी इनकी बॉडी में एंटर हो जाता है और इनकी बॉडी से जो सॉल्ट्स हैं वो भी निकल जाते हैं। यानी प्रॉब्लम असल में क्या हुआ, बहुत ज्यादा पानी और लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, ये प्रॉब्लम हो गया। नमकियात कम, पानी ज्यादा, तो बॉडी को नुकसान होने का अंदेशा है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की हैं। वो स्ट्रेटेजीज क्या हैं? जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स को इवॉल्व किया है, अडॉप्ट किया है। उन्होंने इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को इस काबिल बनाया है, और इस काबिल बनाने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ चीजें जो है वो चेंज की हैं, कुछ प्रोसेस, कुछ जो है वो जो उनके सिस्टम्स हैं बॉडी के, उनको चेंज किया है, इवॉल्व हुए हैं, अडॉप्ट किया उन्होंने इस एनवायरनमेंट को। हम देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटेजीज जो है वो डिप्लॉय की डिफरेंट तरह के एनिमल्स ने जो फ्रेश वाटर में रह रहे थे, ताकि वो अपने आप को इस फ्रेश वाटर की इन दोनों प्रॉब्लम्स से बचा सकें और सरवाइव कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये दूसरी प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट जो आपको स्ट्रेटेजीज में देखने को मिलेगा वो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं। मैं अगर इसका रेफरेंस दूं प्लांट के हवाले से, प्लांट सेल के हवाले से अगर मैं इसका रेफरेंस दूं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। प्लांट के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स और डिफरेंट जो है वो उसके अंदर सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। जो पानी के जो प्लाज्मा होता है, जो सेल का प्लाज्मा है, उसको डाइल्यूट हुए बगैर, डाइल्यूट किए बगैर सेल के अंदर मौजूद रहते हैं, वैक्यूल है। आपने फूड वैक्यूल भी पढ़े हुए हैं, आपने कई तरह के वैक्यूल पढ़े हुए हैं। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और चीजों को अपने अंदर ले सकता है और वापस बाहर निकाल सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ के अंदर भी मौजूद होते हैं, अमीबा के अंदर भी मौजूद होते हैं और पैरामीशियम में भी मौजूद होते हैं। ये सारे वो जो हैं छोटे छोटे टाइनी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में भी जानते हैं, अमीबा के बारे में भी जानते हैं, पैरामीशियम के बारे में भी जानते हैं। तो प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम, उनकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो वक्फे वक्फे से, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जब इनकी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो जाता है तो उसको पंप आउट करते रहते हैं इसकी बॉडी से, यानी साल्ट को इकट्ठा करते हैं, साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व करते हैं, वाटर को आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी के अंदर आ गया है, प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर आ गया है उसको ये कलेक्ट करके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर लेकर जाते हैं और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए से इस एक्स्ट्रा वाटर को पंप आउट करके इनकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इनको फ्लडिंग ऑफ वाटर से निजात मिल जाती है। किसको, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस वक्त ऑस्मो रेगुलेशन देख रहे हैं फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदारों के अंदर, और उसमें हमने सबसे पहले एक जानदार को देखा प्रोटोजोआ, फिर हमने देखा अमीबा, फिर हमने देखा पैरामीशियम। तो पहली स्ट्रेटेजी जो प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम, क्योंकि एक ही तरह के जानदार हैं, सिंगल सेलुलर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर सिर्फ एक सेल है, इसके अंदर भी एक सेल है। प्रोटोजोआ भी मोस्टली जो है वो बड़े सादा से सेल होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ये सारे के सारे सादा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं। आप फर्स्ट ईयर में डिटेल के साथ इनकी तमाम कैटेगरीज को पढ़ाए हैं। तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पंप आउट करता है एक्सेस water that enters in their body because they have the basic problem of entering the flooding of water in their body। और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्ट का है, वो इनको बेजर जो है वो पानी का ही प्रॉब्लम रहता है। सॉल्ट का एज सच इनके अंदर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। यह खलवी जानदार हैं, यूनिसेलर हैं। अब हम आगे बात करते हैं
दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो फिशेस का जिक्र है, फ्रेश वाटर फिशेस। अब ये फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं, आपने फिशेस का जो है वो मैरीन एनवायरनमेंट में भी इनकी स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं। फिशेस को हमने मैरीन एनवायरनमेंट में भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। यहां मैं फिशेस पे जो है वो जरा फोकस करूंगा इस हवाले से कि कुछ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं। उनसे फिशेस की जो है वो स्ट्रेटजीज पूछी जाए, क्वेश्चन आता है राइट डाउन द स्ट्रेटजीज ऑफ फिशेस इन फ्रेश वाटर, तो वो मैरीन वाटर वाली क्योंकि उनके जहन में मैरीन वाटर वाली स्ट्रेटजीज होती है, तो मैरीन वाटर वाली स्ट्रेटजीज लिखाते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए मैरीन वाटर वाली, तो कुछ जो है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उल्टा करके यहाँ पे फ्रेश वाटर की जो फिशेस हैं उनकी स्ट्रेटजीज लिखाते हैं। अब फिशेस जो है फ्रेश वाटर में भी हैं, मैरीन वाटर में भी हैं, समंदर के पानी में भी पाई जाती हैं और दरिया के पानी में भी पाई जाती हैं। तो दोनों पानियों के अंदर रहती हैं, फिशेस हैं, एक ही तरह की हैं तकरीबन, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट है और उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तो ये जहन में रखना है, मरीन एनवायरनमेंट में आपने डिफरेंट बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस और डिफरेंट और फिशेस की कैटेगरी को पढ़ा है, तो उसको पर्टिकुलरली वहां उसी के रेफरेंस से याद रखिएगा। और यहाँ पे जो फ्रेश वाटर फिशेस है इसको यहाँ इसी रेफरेंस से याद रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और आपके जो है वो अगर ये शॉर्ट में पूछ लेते होते हैं, मोस्टली जो है यहाँ से शॉर्ट में नहीं पूछते, मैरीन फिशेस के हवाले से शॉर्ट में पूछा जाता है। तो आपने उन्हीं को फोकस करना है, बस इसको मिक्सअप नहीं होने देना। फ्रेश वाटर फिशेस ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, बहुत ज्यादा मिकदार में, यानी डाइल्यूट का हमने उर्दू में जो है वो एक मतलब एक लफ्ज हमने इसके लिए डिफाइन किया था, इसको हमने कहा था ये हम इसको कहते हैं पतला, गाढ़ा नहीं, कंसंट्रेटेड गाढ़ा, ये है पतला यानी कम गाढ़ा। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा पानी वाला यूरिन पैदा करते हैं। अब ऐसे समझ लें, बहुत ज्यादा पानी वाला यूरिन यानी डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं। तो जो डाइल्यूट यूरिन है उसके अंदर जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर शामिल होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डाइल्यूट यूरिन बनाता है। तो फ्रेश वाटर फिशेस ने पहला काम क्या किया, पहला काम ये किया कि फ्रेश वाटर फिशेस ने ज्यादा पानी को निकाल दिया। पहली प्रॉब्लम को हमने टैकल होते हुए देख लिया। मैरीन एनवायरनमेंट के मुकाबले में फ्रेश वाटर फिशेस का जो पहला स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने किस तरह से ज्यादा पानी वाली प्रॉब्लम को टैकल करना है, वो हमने देख ली। वो क्या करती है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन बनाओ ताकि ज्यादा पानी निकल जाए बॉडी से, और बॉडी की जो अपनी नैरो रेंज है कि उसने वाटर को कितना बॉडी के अंदर रखना है वो बरकरार रहे। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सॉल्ट्स को देखते हैं जी। लॉस ऑफ सॉल्ट्स, ये भी आप दूसरी मेजर प्रॉब्लम के तौर पे पढ़ाए हैं। जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको ये होती है। ये प्रॉब्लम जो है इसका सामना करने के लिए वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा सॉल्ट निकल जाता है। जब डाइल्यूट यूरिन बन के जाता है, बहुत ज्यादा यूरिन बन के जाता है, बार बार उनको यूरिनेट करना पड़ता है, तो उनकी बॉडी से उनकी बॉडी को जो है वो जो नमकियात चाहिए होते हैं, जो जरूरी जो नमकियात होते हैं वो भी उनकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो उससे प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी के अंदर साल्ट का भी बैलेंस रहे। उसके लिए वो क्या करते हैं, दो स्ट्रेटेजीज हैं। नंबर 1 पे देखेंगे आप कि वो क्या करते हैं, यूज सॉल्ट कंटेनिंग फूड्स, ऐसी चीजें खाते हैं कि जो साल्ट जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। दूसरे नंबर पे एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन, स्किन के जरिए से वो जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, पानी है, उसके अंदर से सॉल्ट को अपटेक करते हैं। तो इस तरह से उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार भी मेंटेन हो गई, पानी की मिकदार भी मेंटेन हो गई। ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है हमने जो फ्रेश वाटर एनिमल्स की हमने यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स हमने डिस्कस कर ली यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा जो थर्ड कैटेगरी है मैरीन एनवायरनमेंट और फ्रेश वाटर हम कर चुके हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।